पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ये डिफेंस कॉपरेशन का या फ्रेमवर्क साइन हो जाता है तो पाकिस्तान ईरान को कंपेल कर सकता है कि कुवैत पर हमले ना करे, या जैसे हमने कंपेल किया है सऊदी अरब के लिए वैसे हम कुवैत के लिए भी करेंगे? जी, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देता हूँ, पाकिस्तान इज ऑलरेडी इसने बातचीत कर चुका है ईरान से। पर अभी तक तो लगता है कि अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। अगर कोई ये समझता है कि ऑफ कोर्स ईरान ये जंग जीत गया तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत असेसमेंट होगी। ईरान को अब तक बहुत सारी चीजों पे छोड़ा जा रहा है, ईरान को बहुत सारी चीजों पे बख्शा जा रहा है फ्रॉम द अमेरिकन्स। क्या कर लेगा अमेरिका? B1 B2 बम्बार पहले भी उसने मारे हैं, मार ले। ईरानियों को कोई परवाह नहीं, उनका लैंडस्केप इतना बड़ा है, उनका इतना बड़ा मुल्क है। आप वो कहते हैं कुछ पहाड़ों पे आपने बम मारने हैं, मार लें, कुछ शहरों पे मार लें, दे डोंट केयर ईरानियंस। अमेरिका क्या कर देगा? ऑफ कोर्स अमेरिका वही करेगा जो वो करता है, एक मैसिव बम्बार्डमेंट कैंपेन विद डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स, और नुकसान होगा इवेंचुअली बातचीत जो है, और फिर एक सेकंड राउंड होगा ईरान का। ऑफ कोर्स वो हमला करना शुरू करेगा अपना GCC के ममालिक में, और फिर उसके बाद बम्बार्डमेंट होगी। इवेंचुअली बातचीत तो आपको टेबल पे, और उसी जो MOU पाकिस्तान ना, ईरान ने ये भी साबित किया है कि जो उससे बात कर लेगा उस पर बमबारी नहीं करेगा। जैसे UAE पे अब नहीं की, काफी हद तक सऊदी अरब पे नहीं की, कुवैत और बहरीन पे की। तो उसका पिक एंड चूज है, जो उससे अमन मांग लेगा उसको अमन देगा, जो अमन नहीं मांगेगा उसको अमन नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे साथ मौजूद हैं अली कामरान चिश्ती साहब। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। बिलखसूस आजकल जो UAE या GCC कंट्रीज के रीजन की जो खबरें हैं उन पर इनकी बड़ी गहरी नजर है, तो जरा उस पर बात करते हैं, इस वक्त खित्ते में चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम अली कामरान चिश्ती साहब। जी अली कामरान चिश्ती साहब, वैसे तो वो कुवैत पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट भी सबसे पहले आपने ब्रेक किया और फिर सब ने आपको फॉलो किया, उस पर भी आपसे बात करनी है। आज कुवैती फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और कुछ सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज कहा है कि हम US अम्ब्रेला से निकल रहे हैं और हम जो है कभी इब्राहिम अकॉर्ड साइन नहीं करेंगे, हम 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ जाते हैं। और फिर हमने देखा है इराक से सऊदी अरब पर हमलों के ऊपर भी उनकी ऑयल फील्ड्स पे या अरामको पे, और उधर वो है बाबुल मंदब भी बंद है। तो बारी बारी ये सारे टॉपिक्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। सबसे पहले जरा कुवैत वाले पे बात कर लेते हैं। कुवैती फॉरेन मिनिस्टर आज पहुंच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या साइन हो जाएंगे, या साइन तो हेड ऑफ द स्टेट्स करेंगे, या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे ही साइन हो जाएंगे? जी सुवदी साहब, थैंक यू। अपना सबसे पहले तो कुवैत पे बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात ऑफ कोर्स सदियों पुराने हैं, और बड़ा ऑफ कोर्स उसमें कुवैत एक ऐसा मुल्क है जो आपको बताता नहीं है क्या कर रहा है। उसने पाकिस्तान की एड बहुत की है, चाहे वो फ्लड्स के मामलात हों। कुछ हमारे रिलेशनशिप इनसे ख़राब हुए थे कोई आज से कोई 15 साल पहले, जब ऑफ कोर्स हमारे काफ़ी लोग जो थे ड्रग स्मगलिंग और नारकोटिक्स में पकड़े गए, तो वहाँ पे कोई और वजह नहीं थी। ऑफ कोर्स उन्होंने फिर वीज़ा बैन किए थे हमारे। अभी जो आप डिफेंस एग्रीमेंट देखते, डिफेंस पैक्ट और फ्रेमवर्क देखते हैं, ये एग्रीमेंट नहीं है। देखिए, एग्रीमेंट एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 कंट्रीज, जैसे नेटो है या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट है, जहाँ पे एक पे अटैक दूसरे पे अटैक तस्वर होता है, राइट? तो ये है फ्रेमवर्क जहाँ पे ट्रेनिंग, कैपेसिटी ट्रेनिंग और उसका उसमें ज्यादा चीजें उनसे शामिल है। और ये इसकी वक्त और इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो उस वक्त आया जब ईरान ने बहुत शदीद अटैक किए हैं बहरीन पे और कुवैत पे। तो अब ये 2023 का था, उसे इनकी पार्लियामेंट में अभी फॉर्मलाइज किया, और ये जो है इवेंचुअली सुवर्दी साहब ये एक डिफेंस एग्रीमेंट फ्रेमवर्क में आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया है, वो वक्त अभी नहीं था, तो एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर एक है कि हम दोनों इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान उन्हें फुल ट्रेन करेगा, उनके डिफेंस यूनिट्स को, और पाकिस्तान उनकी प्रोक्योरमेंट में मदद करेगा। उसके बदले जो है कुवैत जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट की FDI पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। उसके अलावा इस जंग के बाद कुवैत जो है पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के साथ अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, कि अगर फिर कोई खुदा न खास्ता मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे हो, तो आपको पता है कि कुवैत और कतर 2 ऐसे मुल्क थे जो अब तक फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो वो एक कल्डिसिक में है, तो वो बाद में पाकिस्तान में स्टोर करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी खुशाइन बात है। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग मुआहदे करते थे उसमें वो एक तरफा होते थे। तो अब लगता है क़यादत जो है जियो
ये जो गुड फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस है इसकी कन्वर्जेंस हो रही है टू इकोनॉमिक गेन्स फॉर पाकिस्तान। तो इसे यहाँ तक देखिए, ऑफ कोर्स उनके जो फॉरेन मिनिस्टर अब जो आ रहे हैं वो एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, इसके ऑप्टिक्स बहुत बड़े हैं। और आपने देखा कि अब जो है वो पाकिस्तान और पहले जो है कतर ने एक फ्रेमवर्क भेजा ईरानियों को जंग रोकने का, जो ईरानियों ने रिजेक्ट कर लिया। उसके बाद जो पाकिस्तान और कतर ने मिलकर भेजा उस पर एग्रीमेंट आया है ईरान का और अमेरिका का, जिसकी वजह से ये जंग जो है 10 दिन तक रुकी है, जो सीज फायर अनाउंस हुआ है। और उस पर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वक्त बहुत कम है। तो उसके तनाजुर में देखिए, तो अगर ये जंग टूटती है, अगर ईरान के उस शिद्दत से हमले कुवैत पे नहीं हुए, तो आई थिंक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी हुई। लेकिन मैं होगी इस टॉपिक पे, और फिर और मुल्क जो है पाकिस्तान से आप समझते हैं अगर पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ये डिफेंस कॉपरेशन का या फ्रेमवर्क साइन हो जाता है, तो पाकिस्तान ईरान को कंपेल कर सकता है कि कुवैत पर हमले ना करे, या जैसे हमने कंपेल किया है सऊदी अरब के लिए वैसे हम कुवैत के लिए भी करेंगे? जी, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देता हूँ, पाकिस्तान इज ऑलरेडी इसने बातचीत कर चुका है ईरान से, और उनका जो है हमने एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने जा रहे हैं बिटवीन कुवैत और ईरान। और जो है आप देखेंगे कि इस पे इंशाल्लाह जो है वो शिद्दत कम भी होगी, और पाकिस्तान अपनी जो सॉफ्ट पावर है वो शो करेगा ईरान के ऊपर अपने लेवरेजेस के साथ। और उन्हें समझाने की हमारी शुरू से पूरी कोशिश ये रही कि जब आप ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट या जीसीसी पे कब्जे पे जो अटैक कर रहा है, ईरान की जो पॉलिसी है वो गलत है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पे ब्लॉकेट गलत है। और क्योंकि काउंटर प्रोडक्टिव, तब आपको पता है ना अमेरिकन ने ईरानियों को छोड़ा हुआ है, दे हैव द कैपेसिटी टू टेक डाउन ईरान, और ये यहाँ पे जो है इवेंचुअल एक बड़ा कर लें। लेकिन ईरान जो है वो समझ में नहीं आ रही है उसके, वो अटैक करता है, कभी बहरीन पे करता है, कभी कुवैत पे करता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो यूज करते हुए उन्हें कंपेल तो नहीं, रिक्वेस्ट करेगा। और मेरे ख्याल से सुनते हैं। $20 बिलियन का फिगर आ रहा है कि $20 बिलियन का फिगर कैसे आ रहा है? जी, उसमें मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता फिगर्स पे। आई थिंक वो स्टेट टू जी होगा, बहुत सारे फिगर्स आते हैं और चले जाते हैं। बट देखें, अगर वो रिजर्व्स अगर पाकिस्तान में लाते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो बड़ी मानेखेज एफडीआई होगी, तो वो हमारी इकोनॉमी देगी। देखिए अभी ऑफ कोर्स इस नंबर से ऊपर हम बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गई उस वक्त पे हुई है, कुवैत से रिलेशनशिप ओपन हुए हैं, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेवरेज आई है। और देखिए इस जंग के बाद होना भी क्या है, अमेरिका प्राइमरी सिक्योरिटी और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो रहेगा मिडल ईस्ट का, क्योंकि उसके बाद एयर डिफेंस नेटवर्क्स लगे हुए हैं, उसने काम भी किया है। लेकिन क्योंकि वो लाइबिलिटी बन गए हैं, तो पाकिस्तान और तुर्की जो है वो रिप्लेस करेगा अमेरिका को, जो पूरा इत्तेहाद बन रहा है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, जिसमें ऑफ कोर्स अब आपको पता है कि सीरिया भी आ जाएगा, इसमें कतर भी आ जाएगा, इसमें कुवैत भी है। तो ये पूरा एक जो नया इत्तेहाद है इवेंचुअली वो टेक ओवर नॉट एज अ प्राइमरी, बट मेरे ख्याल से कोई 8 से 10 सालों में ये प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएंगे इस रीजन के लिए। जी, ये भी एक कहा जा रहा है कि ओमान ने कोई प्रपोजल दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए, कि जिसमें कह रहे हैं कि वॉलंटरली कोई, वो कहते हैं कि वो फी ले लें और उसको स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल दें। वो कहते हैं कोई आबनाए मलाका के तर्ज पे जो एक वॉलंटरी फी है वो, पर ईरान की तरफ से तो ऐसा कोई जेस्चर नहीं है कि वो किसी वॉलंटरली या शेयरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए तैयार हैं। आपको लगता है ओमान वाला फार्मूला ईरान मान जाएगा? क्योंकि जो ईरानी गुफ्तगू है वो तो नहीं लगता कि वो ऐसा कोई फार्मूला ओमान का मानने जा रही है। मेरे ख्याल से मान लिया जाएगा, वो माकूल उनका ऑफ कोर्स एक जो है वो एक प्लान है जहां पे जॉइंट कस्टडी ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ होमस होगी ओमान और ईरान की। और ईरान का भी यही मौकफ था कि हम जो है टोल करना चाहते हैं। वो ओमान में गए और ओमान ने मना कर दिया इनिशियली, और फिर ट्वाइस ऑफ कोर्स उन्हें मना किया, जिसके बाद उनके पास, और जब बातचीत भी कर रहे थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ओमान के खिलाफ धमकी उन्होंने यूज की। तो ये एग्रीमेंट मेरे ख्याल से होने जा रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग। देखिए ईरान को भी हमें समझना पड़ेगा, वहां पे लीडरशिप स्प्लिट है। आईआरजीसी के जो जनरल वाहिदी हैं उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, और ऑफ कोर्स वो पॉलिटिकल साइड अलहदा करती है। जब फिर अमेरिकन अपनी शिद्दत लाते हैं और अटैक्स होता है, तो आईआरसीजी के कुछ मेंबर्स फिर पॉलिटिकल साइड पे जाते हैं, और फिर पॉलिटिकल साइड मजबूत होती है। प्रॉब्लम जो इस पूरे सिनारियो में है, माजरत के साथ देखें, ईरान और इजराइलीज और जो अमरीकी हैं वो तो ओरिजिनल सिनर्स हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है कि उन्होंने खamenei साहब को नाहक शहीद किया। ऑफ कोर्स 140
बच्चियों को उन्होंने कत्ल किया, वॉर क्राइम्स हैं। लेकिन जब आपका मुआहिदा MOU हो गया और उसके बाद जो ईरान का अटैक जो मर्चेंट शिप्स पे था, तो मुआहिदा तो ईरान ने तोड़ा। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो ईरान के अंदर का जो स्प्लिट है, ये इस पीस को जो है वो तोड़ता है अभी इस वक्त। अब तक सिचुएशन ये है। और जो ईरान के अंदर जो IRGC का स्प्लिट है, उसमें कुछ लोग हैं, आया ऑफ कोर्स वो सुसाइडल हैं, या मुझे तो लगता है कि बाज़ वक्त वो एक समहाउ कन्वर्जेंस है इजरायली इंटरेस्ट और ईरान की भी, कि वो दोनों ही मुल्क चाहते हैं, IRGC के कुछ लोग और इजराइल के, ये जंग बढ़े। बाकी सब ये रोकना चाहते हैं। और अमेरिका में बड़ी अनपॉपुलर बात, अमेरिका ने जो भी अब तक कहा है उसने डिलीवर किया है इन मुआहिदे के तहत, चाहे वो सीज फायर हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ब्लॉकेट खत्म करना हो। तो वो उन्होंने माकूल रहते हुए ऑफ कोर्स जितनी बातें हैं मीडिएटर्स और फैसिलिटेटर्स की मानी है, चाहे वो लबनान में पीस की कोशिश की हो, चाहे वो इजराइल पे प्रेशर डालने की कोशिश हो। प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम ईरान जी। और ये बड़ा ऑफ कोर्स हमें ये समझना चाहिए कि उनकी जो इंटरनल लीडरशिप की स्प्लिट है वो कॉस्ट कर रही है ना सिर्फ पूरे रीजनल पीस को, बल्कि उनकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट को। अब ये इसमें कौन ताकत ज्यादा ले लेगा? ऑफ कोर्स क्या IRGC के जनरल्स ओवर पावर करते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल साइड करती है, इसकी वजह से अब चीजें प्रोलॉन्ग हो रही हैं जी। पर अभी तक तो लगता है कि अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। अमेरिका की 60 पूरी दिन की बमबारी के बाद उनकी रेजिस्टेंस इतनी जबरदस्त है, आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं खुला सकते, आप उनका एक भी जजीरा कब्जा नहीं कर सकते, आप उनको उनकी रजीम चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर उनकी शर्तों पे सुलह होगी ना, अमेरिका की शर्तों पे क्यों सुलह होगी? सुलह तो जीतने वाले की शर्तों पे होती है। आई थिंक ये बड़ा परसेप्शन है कि ईरान जो है वो जीत गया, लेकिन ऑफ कोर्स उसे परसेप्शन और द सेंस ऑफ विक्ट्री मिल चुकी थी वो MOU के बाद, जहां पे उसे पेट्रोल के ऑफ कोर्स वेवर्स मिल गए अमेरिका की तरफ से, जहां उन्हें कह दिया आपके $12 बिलियन मिल जाएंगे। फिर जो उनकी बेवकूफ़ी थी दोनों शिप्स पे अटैक करना, और फिर बाद में उन्होंने आपने देखा अमेरिकन का विशेष अटैक आया चाबहार और उस रीजन में, तो और उसके बाद फिर हूथियों का आपने देखा सऊदी अरेबिया। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स ये डील जो है और कॉम्प्लेक्स हो गई। और अगर कोई ये समझता है कि ऑफ कोर्स ईरान ये जंग जीत गया, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत असेसमेंट होगी। ईरान को अब तक बहुत सारी चीजों पे छोड़ा जा रहा है, ईरान को बहुत सारी चीजों पे बख्शा जा रहा है फ्रॉम द अमेरिकन। और अगर वो कहते हैं ना कि ऑफ कोर्स दुश्मन को भी रास्ता देना चाहिए, और ईरान ने नहीं दिया, तो इवेंचुअली जो बम्बार्टमेंट आएगी इस राउंड में, वो मेरा नहीं ख्याल कि ऑफ कोर्स ये लोग सरवाइव कर पाएंगे। देखिए अमेरिकन ने जब ऑफ कोर्स एक बड़ा एक्शन करना चाहा, ये मीडिएटर्स और फैसिलिटेटर्स बीच में आ गए, जिसमें अरब्स भी शामिल थे, GCC के, आप रुके हम और नेगोशिएशन। वो कोई ईरान की मोहब्बत में तो नहीं आते हैं जी। ईरान जवाब में कहता है कि आप मेरा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाएंगे, मैं UAE का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा, मैं कतर का उड़ा दूंगा, मैं दुबई का उड़ा दूंगा, मैं सऊदी अरब का ऑयल फील्ड उड़ा दूंगा। तो ये अरब तो अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका को कहते हैं ना कि अगर तुम ईरान को मारोगे तो हम भी मर जाएंगे। ये तो उनका एक विनिंग शॉट है। वो कहते हैं आएंगे मरेंगे तो देखें, कालिबॉफ कहते हैं कि अगर ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेचेगा। ईरान पर सैंक्शंस होंगी, सब पर सैंक्शंस होंगी। ईरान सैंक्शन लगाने की पोजीशन में है कि वो आपका तेल नहीं बेचने देगा आपको। जिस तरह अमेरिका हमें नहीं बेचने देता, ऐसे ईरान अरबों को नहीं बेचने देगा। वो तो अब एक ड्राइविंग पोजीशन पे नजर नहीं, मगर आई थिंक ये थोड़ी सी असेसमेंट थोड़ी सी गलत है। अरब्स ने इस पूरे दरमियान ना सिर्फ इंटरसेप्टर्स खरीद लिए हैं, उनका किल रेशो बेहतर हुआ है ऑफ कोर्स अगेंस्ट ईरानी मिसाइल्स और ऑफ कोर्स ड्रोन्स, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी सप्लाई चेन जो है वो ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाई की है इस पूरी जंग में। जो पाकिस्तान भी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो ने ईरान को समझाना चाह रहा है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एक बड़ा ऑनस्लॉट, दूसरे लोग नुकसान के साथ सरवाइव कर पाएंगे। और अब हमारा भी इंटरेस्ट यही है ना ऑफ कोर्स पाकिस्तान का, कि हमारा इमीडिएट नेबर में कोई ऐसी गवर्नमेंट ना आ पाए जो कि प्रो इजराइल हो फ्रॉम अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, और हम उन्हें एक समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इसमें। ये अमेरिकन जो हैं वो अपने अहदाफ पूरे अब तक नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर उन्हें इतना मजबूर करेंगे तो मेरे ख्याल से वो उसी इजरायलियों के साथ मिलकर एक फिर बड़ा अटैक करेंगे, और फिर एक रेपिटेटिव साइकिल बनेगी।
इवेंचुअली होना यही है कि मुझे लगता है कि अमेरिकन जो हैं वो इस जंग से आधी जंग में छोड़ जाएंगे या छोड़ जाएंगे, और अरब्स और ईरान बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक नया मुआहिदा करेंगे जिसमें स्ट्रेट भी खुलेगा। लेकिन क्या अमेरिका बिल्कुल डी एस्केलेट कर पाएगा? ये बिल्कुल बात गलत है। अमेरिका रहेगा, लेकिन उसमें इस सिचुएशन में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और ये मेरे ख्याल से 5-7 दिन है आखिरी राउंड के। अगर ये इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हुई तो हमें ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से ना सिर्फ फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का खदशा है, बल्कि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़े जानी नुकसान होने का भी खतरा है। जी, ये क्या कर लेगा अमेरिका? B1 B2 बम्बार पहले भी उसने मारे हैं, मार ले। ईरानियों को कोई परवाह नहीं, उनका लैंडस्केप इतना बड़ा है, उनका इतना बड़ा मुल्क है। आप वो कहते हैं कुछ पहाड़ों पे आपने बम मारने हैं, मार लें, कुछ शहरों पे मार लें। दे डोंट केयर ईरानियंस ना। जी, तो ऑफ कोर्स देखिए दे डू केयर, क्योंकि ये तो एक पब्लिक पोस्चर है ना ईरान का। जब वो प्राइवेटली बात करते हैं अरब से और मीडिएटर से, फैसिलिटेटर से, तो एवरी टाइम देखिए मैं इसे उम्मीद अफजा क्यों देखता हूँ डिप्लोमेसी को, क्योंकि ईरान जब भी बात कर रहे हैं, जब उनके आयतुल्लाह खामनेई का कत्ल हुआ उसके बाद ये शहीद हुए, तो उसके बाद अगर बातचीत कर सकते हैं तो वो सब कुछ और कर सकते हैं। तो अमेरिका क्या कर देगा? ऑफ कोर्स अमेरिका वही करेगा जो वो करता है, एक मैसिव बम्बार्डमेंट कैंपेन विद डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स, और नुकसान होगा। इवेंचुअली बातचीत जो है, और फिर एक सेकंड राउंड होगा ईरान का। ऑफ कोर्स वो हमला करना शुरू करेगा अपना जीसीसी के मुमालिक में, और फिर उसके बाद बम्बार्डमेंट होगी। इवेंचुअली बातचीत तो आपको टेबल पे, और उसी जो एमओयू पाकिस्तान पर आप ये इस्लामाबाद देखें ना, ईरान ने ये भी साबित किया है कि जो उससे बात कर लेगा उस पर बमबारी नहीं करेगा। जैसे यूएई पे अब नहीं की, काफी हद तक सऊदी अरब पे नहीं की, कुवैत और बहरीन पे की। तो उसका पिक एंड चूज है, जो उससे अमन मांग लेगा उसको अमन देगा, जो अमन नहीं मांगेगा उसको अमन नहीं देगा। उसका जी चूज है। बिल्कुल। पहले जी, राउंड तो में उसने इसे 2500 मिसाइल मार दिए यूएई पे। फिर जेडी वैंस ने कहा कि यूएई ने पासदाराने इनकलाब से डायरेक्ट डील कर ली है, तो उन्होंने एक भी नहीं मारा। तो ईरान का तो अपना एक स्क्रिप्ट है ना, जो उनसे अमन मांग ले, जो उनको वो कहते हैं $3 बिलियन दे दे, $5 बिलियन दे दे, वो उसको नहीं मारते। जो नहीं देगा उसको मारते हैं। ये प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी नहीं है, साइकोपैथिक टेंडेंसीज हैं कि साइकोपैथ की डेफिनेशन यही होती है ना कि आप रिपरकशंस नहीं देखते जो आप करते हैं। इससे ईरान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इवेंचुअली डील तो अरबों और ईरानियों की होनी है, अब किस कैपेसिटी में होनी है, किस नियत से होनी है, वो देखने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स जो हो चुका है वो होना नहीं चाहिए था। बहुत अरब और ईरानी दूर आ गए, मगर उनकी बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक उनके पास एक ऑप्शन है जीसीसी को पे अटैक करने का, और ये उन्होंने एज अ लेवरेज इस्तेमाल किया। लेकिन ये लेवरेजेस कम होते जा रहे हैं सुरवर्दी साहब। ऑफ कोर्स जब आप एक मिलिट्री टैक्टिक यूज करते हैं तो आपको वो उसकी भी एक म्याद होती है, एक्सपायरी डेट, वो खत्म होती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की भी म्याद होती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे तो आप देखें कि अमेरिकन आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद सर्टन अरब नेशंस इंक्लूडिंग यूरोपियंस की, अगर वो जाके ब्लॉकेड के साथ अब आगे कि ज्वाइंट कोई कमांड बन जाए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगर ईरान नहीं मानता तो टेक ओवर कर लें। और आप देख रहे हैं कि पूरी जो अमेरिकन बम्बार्डमेंट है रिसेंटली चाबहार से लेके जो सदर्न कोस्टल रीजन पे, वो इसलिए है कि वो गैप्स बनाना चाह रहे हैं ताकि ईरानी नेवी को टेक ऑन कर सकें और आईआरसीजी को स्पॉइलर को टेक ऑन कर सकें, ताकि अगर वो उनका जॉइंट नेवल ब्रिगेड जो है टेक ओवर करता है स्ट्रेट को, ईरानी साइड को, तो उसके ऊपर कोई अटैक ना आए और वो कंट्रोल कर पाए। तो ईरानियंस को भी ये बात वो तो पता आप है कि देखना वो ओवर पावर नहीं कर सकते। उस पे पोर्ट नहीं पे नहीं होना, कर सकते। बीच पे होना जरूरी नहीं है। सी कोस्ट पे वो तो अपनी मेन लाइन जी से भी प्रोजेक्टाइल मारेंगे। तो 35 किलोमीटर का सारा उसके विड्थ है, वो कोई शिप गिरा देते हैं तो $1 बिलियन का शिप है वो गिर जाता है। जी जी बिल्कुल वो है, मगर उसके सबके काउंटर मेजर्स जो हैं वो अभी देखे जा रहे हैं। तो देखिए क्लोजिंग गैप विंडो जो है ये बहुत ही क्लोज है, ईरानियों को भी पता है। आप पब्लिक पोस्चरिंग को बिल्कुल मेरे ख्याल से साइड पे रख के, जो ईरान कहता है, जो अमेरिका कहता है, चाहे जीसीसी कंट्री कहते हैं, वो उसे हट के आई थिंक जो प्राइवेट नेगोशिएशंस होती हैं उसमें माकूल लोग बैठते हैं, उसमें रैशनल लोग बैठते चिश्ती हैं। का ख्याल है 5 दिन में मुआहिदा हो जाएगा या दोबारा बमबारी शुरू होगी? योर टेक? मैं समझता हूं, मैं बहुत पूरी उम्मीद हूं कि मुआहिदा हो जाएगा, कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी, मुआहिदा तो नहीं कहेंगे। और वो अंडरस्टैंडिंग हमारा जो इस्लामाबाद फ्रेमवर्क है उसी वही बेस बनेगा फ्रेमवर्क का, और उसका जो क्लॉज 5 है उसकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग ओमान और ईरान मिलके
को ईरान को किसी तरह की सेंस ऑफ विक्ट्री दे दी जाएगी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के, यार आप एनवायरमेंटल या कोई फी चार्ज कर ले नॉमिनल, ताकि आईआरसीजी चुप हो जाए और ये अरबों पे अटैक रुके। आई थिंक यही होने जा रहा है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियर टॉक्स हो, क्योंकि मैं समझता हूँ, देखिए न्यूक्लियर टॉक्स पे ईरान जो है वो उसका एक अग्रीमेंट है विद द वेस्ट के दे विल नॉट मेक अ न्यूक्लियर वेपन, और वो उन्हें अलाउ भी नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। अब जो उन्होंने शो किया है कि उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने का हक दिया जाए, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग पूरे रीजन को है, जी, वेस्ट को भी और ऑफ बैलिस्टिक कोर्स मिसाइल्स जी। के बाद तो ईरान को न्यूक्लियर की जरूरत ही नहीं, वो समझता है ये सारे अरब शरब इसराइल 2 मिसाइलों की मार है, जब मारूंगा जी ये 2 मिसाइलों में सीधे हो जाएंगे सारे, अब तो उसको जी प्रॉब्लम। सोरदी साहब, अपना अब मसला यही है कि ऑफ कोर्स वो लोग ये समझते रहे, हाँ, लेकिन उन्होंने ही डील करना है इन्हीं अरब मुल्कों से। और ये जो पॉलिसी थी ऑफ कोर्स, जिसके ना ऑफ कोर्स आपको पता है ना कि जिस तरह से ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ओमान गए और अगले दिन ओमान पे अटैक हो गया, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने एम्बैरेस किया। सीरिया में तो कोई अमेरिकन बेसिस नहीं थे ना जहाँ पे अभी उन्होंने अटैक किया ईरानियों ने। तो ये भी नोशन बहुत गलत है कि ईरान अटैक कर रहा है अरब मुल्कों पे क्योंकि वहां अमेरिकन बेस है। आपको पता है अब तक एक नॉट अ श्रेड ऑफ एविडेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ईरान कि किसी अरब बेस से अमेरिकन ने अटैक किया। मैं ऑफ कोर्स उसका, और फिर यूएई ने ओनली 30-40 दिनों के बाद जब अटैक किया, आप यूएई से 100 इख्तलाफ करें, मगर यूएई की एक बात सही है, अगर वो इब्राहिम अकॉर्ड करते हैं या कोई अटैक करें ईरान पे, दे आर ट्रांसपेरेंट कि हम कर रहे हैं, राइट? आपको अच्छा लगे या ना लगे ना, मगर ऑफ कोर्स आपको पता है ना कि सारे जो अटैक्स हुए ईरान के ऊपर जो इसराइलियों ने किए, वो सीरियन एयर स्पेस यूज की और इराकी एयर स्पेस यूज की, और अमेरिकन ने जो है अपनी नेवल एसेट्स यूज किए टू अटैक ईरान। तो अब तक ईरान कोई श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं दे पाया। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अटैक्स हैं ये बेसिस की वजह से नहीं है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक टेररिज्म टू कोहर्स द अमेरिकन्स कि आप अपने अटैक्स रोकें। एक तरीके से कुछ काम भी किया है, क्योंकि आपने देखा सऊदी अरेबिया ने और दूसरे ममालिक ने अमेरिकन से बात की कि आप ये रुकवाएं, आप रोकें इन्हें अटैक्स ईरान के ऊपर, क्योंकि ये इसका रिएक्शन हमारे ऊपर जब आता है। तो अपने एक पैर सॉर्ट ऑफ जले हैं तो फिर अरबों ने रोका है ना, अगर उनके पैर ना जल, पहले 12 दिन में अरबों पे नहीं किया था पहली लड़ाई में, तो अरब वर एंजॉइंग द आई थिंक ऑनस्लॉट। अरब्स का इसमें नहीं, आई थिंक अरब्स तो हमारे लिए तो हमें अपना देखना है ना, हमारे लिए तो जीसीसी की जो सिक्योरिटी है इट इज वाइटल फॉर आवर नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास रेमिटेंस है, हमारे ऑफ कोर्स उसके पास अभी मैन सऊदी पावर्स अरब है। पे आ जाए कि क्या होगा, मेरा मतलब बाबुल मंदब बंद है, उनकी ऑयल फील्ड्स पर हमले हैं, वो कहते हैं इराक से भी बैलिस्टिक उन पर मारे गए हैं, रियाद पर भी मारे गए हैं, उनकी प्रोडक्शन कहते हैं जो 7% देती थी दुनिया को प्रोडक्शन ऑयल रिफाइनरी, वो बंद हो गई है। तो एक बाबुल मंदब बंद है, उनकी उनकी एक्सपोर्ट जीरो है। सऊदी अरब कैसे निकलेगा बाबुल मंदब के ब्लॉकेट से? देखिए आई डोंट थिंक इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है जिसे बनाया जा रहा है। हुथीज विल बी टेकन केयर ऑफ, और मेरे ख्याल से डू अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से ये अगर पूरा मामला भी अगर शुरू हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था। सऊदी अरेबिया हैड बीन द मोस्ट ग्रेशियस, ऑफ कोर्स उसने आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय ईरान इट हैज नॉट एक्टेड अगेंस्ट ईरान, बल्कि उसने बहुत सारे लोगों को रोका, और अमेरिकन को भी रोका और अपने अरब मुल्कों को भी रोका, और उसने एक तरीके से ऑफ कोर्स एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी ईरान के ऊपर। और उसके ऊपर हुतीज को जो ईरान के आशीर्वाद से ऑफ कोर्स ये नई स्ट्रैटेजी आई, एक असर आया, लेकिन वो टेम्परेरी है। सऊदी एयरफोर्स और आपको पता है पाकिस्तान की भी वहां पे एक एयरफोर्स भी है, और ऑफ कोर्स वहां पे मैन ऑन ग्राउंड भी है। तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये टेम्परेरी है, ये कोई उनकी ओवर पावर, ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरह ब्लॉकेट है, ये वहां पे नहीं हो सकता। लास्ट 3 to 4 डेज में होती इस पे जो बम्बार्टमेंट हुई है, यस 1-2 रॉकेट वो हो सकता है फायर कर दे मर्चेंट शिप्स पे, लेकिन वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे हमें उस पर कोई बहुत ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि इट एम्बेरसेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इसमें लाइन ली जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक क्लियर स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान के अगर कोई भी मर्चेंट शिप्स को पे अगर हाथ डाला गया तो इट विल बी अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड विल टेक देम ऑन, और फिर उन्होंने सऊदी अरेबिया पे एक्सटेंड किया। तो वो आई थिंक पाकिस्तान ने भी ईरानियों से बात की है इस सिलसिले में, और आप देखेंगे ये जो सॉफ्ट पावर पाकिस्तान ने और जो लेवरेज दिया हुआ है ईरानियों ने, वो ईरानियों पर ऑफ कोर्स उसकी वजह से कम होगी। मैं इसमें एक और एक एलिमेंट डालता हूँ, ईरानी पाकिस्तान की क्यों सुन रहे हैं आपको समझने की जरूरत है। देखिए हमारे ईरान 1979 के बाद एक
हमारे लिए हमारे और उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। ईरान ने ओआईसी में इंडिया को एज एन ऑब्जर्वर लाया, कश्मीर पे इंडिया के साथ खड़ा हुआ, चाबहार पे हुआ। और 2024 तक आप सुलेमानी साहब की स्टेटमेंट सुने, उन्होंने पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी परवान में लाई, ज़ैनबियून पाकिस्तान में बनाई। हमारे के 40-50 हजार लड़के ऑफ कोर्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुए सीरिया में और इराक में जो मारे गए, और उन्होंने डायरेक्ट टेररिज्म स्पॉन्सर की इन बलूचिस्तान एंड ऑफ कोर्स गिलगित बल्किस्तान। आपके पास हमारे फाटा एरिया में भी उसकी मिसाल है। पाकिस्तान ने 2024 में जब उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने वापस से काउंटर अटैक किया। लेकिन हमारे और उनके ताल्लुकात जो थे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब इजरायलियों ने और अमेरिकन ने ईरान पे अटैक किया पहला, और उसके बाद जो कतर पे जो ईरान ने एक अटैक किया था अमेरिकन बेसिस से, उसमें कहते हैं पाकिस्तान ने एक फेस सेविंग दिलवाई और वहां से हम और ईरानी करीब आए। उन्होंने हमारी मदद की, कुछ बीएलए के लोगों को निकालना, और स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप बेहतर हुआ हो पाए। जनरल आसिम मुनीर जो ऑफ कोर्स पहले भी ईरान जा चुके थे, एक क्लियर टू अंडरस्टैंडिंग आई ट्रांसपेरेंसी की, और जो दुश्मन मुल्क था या न्यूट्रल था उसे आप अपने कैंप पे ले आए, वो हमारी बात सुनने लगे। अच्छा, ईरानी इस जंग के बाद भी समझ पाए कि उनका जो लास्ट रेफ्यूज वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि 1979 के बाद जो शाह का रेवोल्यूशन, ये जो खुमैनी साहब आए थे और फिर शाह के जो लोग थे, उन्होंने सबने असाइलम पाकिस्तान में कराची में आके ली थी, इस्लामाबाद में आके ली थी। उन्हें पता है कि उनकी फॉल बैक स्ट्रैटेजी अगर ईरान में रिजीम चेंज होती तो वो कहाँ जाते, वो अफगानिस्तान तो नहीं जा सकते थे, तो पाकिस्तान जाते। तो उनका सिर्फ ये इट्स अ सेंस बिहाइंड दिस मैडनेस। उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान यस उनसे दोस्ती करके उसको, और उन्हें ये भी पता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर दो ही जमीनी रास्ते हैं जहां से अटैक हो सकता है, एक तो ऑफ कोर्स आपके पास जो था वो इराक था, और जहां पे प्लेन्स हैं, और पाकिस्तान से, तो उन्हें भी एक मुल्क ऐसा मिल गया कि जहां पे अपनी वो लेवरेज यूज करें, और अमेरिकन के अगर वो कोई प्लान है तो करें। तो दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखते हुए ये काम कर रहे हैं, और ईरानी पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं इस बारे में। जहां तक मैं समझता हूँ जनरल वाहिदी का है, वो ऑफ कोर्स उनकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, वो जज्बात में आ जाते हैं। उन्होंने अभी अपने जो इंटीरियर मिनिस्टर भेजे, बाय द वे जनरल वाहिदी वाज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ईरान, बिफोर इट उनके फ्रंटमैन थे जो पाकिस्तान में आए अभी, और डायरेक्ट नेगोशिएशंस हुई। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। वो इंडिया चले गए सीधा, और उन्होंने जाके जी इंडिया के गीत गाने शुरू कर दिए। जनरल वाहिदी नहीं, ने यहाँ से इंडिया भेज दिया, और वो मोमनी साहब इंडिया के गीत गाने शुरू कर दिए। आई थिंक देखिए, इंडिया उनके लिए एक बड़ा ऑफ कोर्स एक पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर, जैसे चाइना और इंडिया की ट्रेड है। मगर हमने देखा है ना कि जब स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप आपके खराब भी हो, इकोनॉमिक्स चलती रहती है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखें, अब मैं तो समझता हूं जो हमारे इकोनॉमिक जो फॉरेन पॉलिसी है, इसे कन्वर्ट होना चाहिए इनटू इकोनॉमिक लेवरेज आम पाकिस्तानियों के लिए। अब ईरान से हम फायदा क्या उठा सकते हैं, ऑफ कोर्स मैं समझता हूं, और ये बड़ा टेस्ट है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने ईरान के लिए किया शायद किसी और मुल्क ने नहीं किया। हमने हो सकता है यूएई से अपने ताल्लुकात खराब कर दिए, जहाँ पे 20 लाख पाकिस्तानी हैं, जहां से आपको $8-9 बिलियन मिलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। तो बहुत सारे पाकिस्तानी भी देख रहे हैं कि ईरान हमें क्या देगा, और मेरे ख्याल से जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन अगर डॉलर्स में सेटल होती है तो उसमें तो ईरान का फायदा है। जब तक हम ईरान से पाकिस्तानी रुपीज में गैस नहीं खरीदे, जो कि इंडिया को देता था इंडियन रुपीज में, और फिर वो बार्टर ट्रेड होती थी, उस लेवरेज का क्या फायदा जो हमने ऑफ कोर्स ली है और उनकी हेल्प आउट की है। वो उन्होंने मिडल तो ईस्ट हमारे में भी ऊपर $18 बिलियन का फाइन डाला हुआ है। वो तो कहते आई हैं थिंक वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा जैसे मैंने कहा था। लेकिन और उसके बाद जो है हमारे कहने पे ऑफ कोर्स आपको पता है कि मिडल ईस्ट में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स बची हैं। हमें मिडल ईस्ट से मैं समझता हूँ बेशर्मी से जो है डिफेंस एग्रीमेंट विद इकोनॉमिक एड लेनी पड़ेगी, अपने प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एचआर को, कि वो सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत से लेके बहरीन और कतर में जाएं तो और काम करें। पाकिस्तानियों को निकाल रहा है ना, वहां से तो पाकिस्तानियों का इनखला हो रहा है। आई थिंक वो मामला चैलेंजिंग है, मेरे ख्याल से वो सही हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब जो है उनके वीज़े भी खुलने जा रहे हैं, फैमिलीज के वीज़े खोल दिए हैं, और एक खास उम्र से ऊपर के लोगों के खोल दिए। चैलेंजिंग है पाकिस्तान और यूएई के मामला, मैं समझता हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट और गहरे हैं। मेरे ख्याल से उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, और आप देखेंगे पाकिस्तान यूएई उसी तरह खड़ा होगा जैसे पहले एक साथ खड़े हुए थे। अच्छा, वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तो जो विड्थ है वो 35 या 39 किलोमीटर है, या बाबुल मंदब तो एक जगह से 15 किलोमीटर है। इसको तो ब्लॉक करना ज्यादा आसान है।
वो कहते हैं ये तो मगर आप अगर अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुला सकता ईरान से, तो हम भी ये सऊदी अरब भी हूथियों से बाब अल मंदब नहीं खुला सकता। जी, तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे ईरान में तो एक फंक्शनिंग स्टेट है ना जो उसके खिलाफ है। यहाँ पे हूथीज़ आर मलेशिया, और वो मलेशिया इज़ बीन टेकन ऑन, और उन्हें माफ़ कर दिया गया था। अगर वो ये चीज़ें करें तो आप फिर देखेंगे कि ऑफ कोर्स उन पे जो अटैक होगा, उनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है ऑफ कोर्स जो कि एक स्टेट की होती है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑफ कोर्स बाब अल मंदब पे एक चैलेंज है, लेकिन वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। आई थिंक हूथीज़ भी, और देखिए हूथीज़ की अली लजरानी जब ऑफ कोर्स पाकिस्तान आए, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पाकिस्तान की ही एफर्ट्स थी ना कि अली लजरानी सऊदी अरेबिया जाएं और प्रिंस खालिद से मिलें, और वहां तक बात पहुंच गई थी। अली लजरानी ने ऑफर की, हमसे रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस एग्रीमेंट में ईरान को शामिल कर दें। शुक्र वैसे वो हुई नहीं, क्योंकि अगर वो हो जाती हम बड़े एम्बेरस होते अमेरिकन जो इजरायली अटैक के बाद। लेकिन वो फिर अली रजलानी का कत्ल हो जाता है, ऑफ कोर्स वो शहीद हो जाते हैं। वाज अ गुड मैन, ऑफ कोर्स उन्होंने पाकिस्तान से रिलेशनशिप बढ़ाए, सऊदी अरेबिया के साथ रखे। तो अब ये जो नई, जो आप देख रहे हैं उभर के, जो नई मुस्लिम दुनिया की जो क़यादतें आ रही हैं, जहाँ पे लीबिया तक, सीरिया तक जो है ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, जो R4 ग्रुप कहते हैं, उस ग्रुप को जो एक मिलिट्री अलायंस होगी इंशाल्लाह। कहते हैं तो इस्लामिक उसमें नेटो बनने जा रहा है, इस्लामिक नेटो। नेटो आप कह दें, बट मैं एक और इसमें बात है ना, देखिए कि नेटो जो है अपने न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रखता है तुर्की में और अपने यूरोप में। और ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि पाकिस्तान को हम बात भी नहीं करते कि हम सऊदी अरेबिया को जो है न्यूक्लियर कवर दे सकते हैं जब हमारे एग्रीमेंट है। तो मेरे ख्याल से हमें इजाजत देनी चाहिए और हमें मोर असर्टिव होना चाहिए एज अ मुस्लिम न्यूक्लियर पावर इस रीजन में, कि क्यों नहीं, ऑफ कोर्स हम अपना न्यूक्लियर कवर दे सकते हैं ऑफ कोर्स टू बहुत सारे ममालिक। और इसमें हमें बेशर्मी के साथ बात करनी चाहिए ऑफ कोर्स कि हम जो है एक न्यूक्लियर पावर है एंड वी विल गो। ये तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ वेस्टर्न पावर्स ही जो है उनके पास एक मोनोपोली हो कि वो आके किसी को भी न्यूक्लियर पावर अपना बनाने दें और ऑफ कोर्स उन्हें कवर दे दें। नेटो जैसे मैंने आपको बताया, तुर्की में भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, बल्कि उन्हें मदद करता है कि हाउ टू यूज इट एट टाइम्स। तो बिल्कुल मुस्लिम नेटो तो नहीं कहूंगा, मुस्लिम एक्सेस बनने जा रहा है, जो ऑफ कोर्स जिसकी आखिरी हद जो होगी वो इंडोनेशिया और मलेशिया होगी। और इवेंचुअली जो उसका और उसके उसके जो अगेंस्ट सबसे खड़ा होगा, जिसे आईमैक कहते हैं, जैसे इजरायली, इंडिया और जो है सोमालीलैंड और जीसीसी के एक दो ममालिक हो सकते हैं उसमें हम, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो कहते हैं जीसीसी वुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। और आप देखते हैं कि ग्रीस तक की बात करते हैं वो। तो ये जो नई जंग इस जंग के बाद शुरू होगी, जिसमें इसराइल ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि तुर्की इज आवर एनिमी नंबर 1 एंड दे विल टेक ऑन द टर्किश इंटरेस्ट। तो आप देखते हैं कि टर्किश नेवी जो है वो सोमालिया में डिप्लॉय होती है, इजिप्ट इज बिकॉज ऑफ इट। आप देखते हैं कि सीरिया में, मैं आपको बता रहा था, इजरायली जितने भी जो है जेट्स, उन्होंने सीरिया और इराक का एयर स्पेस यूज किया। और सीरिया को टर्की बनाना चाहता है एज अ स्टेबल कंट्री। और हाफिज शरा जो है जो कि एक बहुत निहायती अहल लीडर हैं, जिसके मैं समझता हूं जिन्होंने यूनिफाई किया सीरिया को, और जिनमें पूरी कैपेसिटी है रीबिल्ड करने के लिए, वो कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अपने आप को एक ताकत अभी चुप करके बिल्डअप कर लें, और इवेंचुअली ये डिफेंस इजराइल नहीं लगाने देगा सीरिया में। लेकिन सीरिया की जो कोल्ड वॉर अभी शुरू होगी विद बिटवीन इजराइल और तुर्की, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होने जा रहा है। और उसका ब्लो बैक मैं समझता हूँ, देखिए जो हमने जैसे कहते हैं कराची की स्लैंग पंगे जो लिए हुए हैं ऑफ कोर्स, उसकी वजह से इजरायली जो है उसकी इंग्रेस, अब आप देखें ना, जब तक ईरान में आ गई थी मोसाद की, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बीएलए के कुछ मेंबर्स को वो लोग जिनकी कन्वर्जेंस है ऑलरेडी कुर्दों के साथ, जो कुर्दिश पीकेके है और जो तुर्की के खिलाफ है, वहां पे उनकी ट्रेनिंग में इजरायलीज इन्वॉल्व है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूँ। श्रीलंकन इंटेलिजेंस के चीफ थे, ऑफ कोर्स आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड ही सेड कि वो श्रीलंकन को मोसाद ले गई तल अवीव में ट्रेन करने के लिए एलटीटी के खिलाफ। और वहां पे कहने लगे कि हमने मॉल में 4 एलटीटी के लोग भी देख लिए तल अवीव में। तो उन्होंने पूछा मोसाद से कि ये क्यों आए हुए? तो पता चला मोसाद एट द सेम टाइम वाज ट्रेनिंग बोथ
the Sri Lankans and this is what the games with Mossad plays. हमें of course बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा मोसाद की, क्योंकि इतनी बड़ी इंग्रेस है। एक तो ईरानी इस पूरी जंग में नाअहली की हद तरीन इनकॉम्पिटेंस, उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी सब नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मोसाद की इतनी बड़ी पेनिट्रेशन है। आप जो इराक के भी बाज़ वक्त ब्लैक अटैक्स देखते हैं, वहां भी इजरायलियों की पेनिट्रेशन है, और वो एक ये जो गंदा गेम सऊदी अरब खेलते पर हैं। इराक से अटैक हो रहे हैं, ये मोसाद कर रही है या ईरानी प्रॉक्सी कर रहे हैं? देखिए, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रीवियसली मोसाद का एक पूरा बेस पकड़ा गया है इराक में, जो ये ब्लैक अटैक्स और ग्रे अटैक्स करता था, और बट वो यूज करता था ये ईरानी प्रॉक्सी इन इराक एट दैट टाइम, उसके कवर में यूज करता था। मगर बहुत सारे अटैक्स जो हुए, उन्होंने ईरानियों ने कहा कि हमने एक्सेप्ट किए। तो मोसाद की जो पेनिट्रेशन है, वो हम तो बाज़ वक्त लगता है कि आईआरसीजी के कुछ ऑफिसर्स में हो गई, क्योंकि जो एक्शंस हुए हैं आईआरसीजी के खिलाफ, वो तो अपनी ईरान को अंडरमाइन करने के लिए हुए। हमें पाकिस्तानियों को काउंटर इंटेलिजेंस पे बहुत बड़ा फोकस देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सिग्नल्स इंटेलिजेंस पाकिस्तान की वैसे भी मजबूत है, और मजबूत करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ हमें जो नेक्स्ट जंग है वो इंडिया और इजराइल से लड़नी पड़ेगी, ऑफ कोर्स इन द वॉर ऑफ इंटेलिजेंस और ये प्रॉक्सीज। और आप देखेंगे इसमें अफगानिस्तान और टर्की और सीरिया भी शामिल होगा, जो कि ऑफ कोर्स अब देखने जाते हैं कि उस पर क्या होगा, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल जी। सऊदी अरब यूएस रिलेशंस कहाँ देख रहे हैं? सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने आज बड़ा सख्त बयान दिया है। आप सऊदी यूएस रिलेशंस में गैप देख रहे हैं? जी सऊदी साहब, अब जो अटैक इजराइल ने किया था कतर पे, उसके बाद ही तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। तो सऊदीज की अंडरस्टैंडिंग वहां से पैदा हुई कि भाई अमेरिकन का सेंटकॉम का इतना बड़ा ऑफिस कतर में है कि उन्हें पता नहीं था कि इजरायली जीसीसी कंट्री में अटैक कर रहे हैं। तो अमेरिकन को पता था, चाहे वो लास्ट मिनट में पता हुआ, द इजरायलीज एम्बेरेस्ड द अमेरिकन्स, और फिर वहां से अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई कि भाई पाकिस्तान को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म में लाया जाए, और ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया की तरफ से। तो उनके ताल्लुकात जो हैं बिल्कुल, जहां पे अमेरिका उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, लेकिन वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। आपने देखा द चाइनीज, द सऊदीज और इवन द यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वर इन चाइना, और वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। देखिए ना, पाकिस्तान ने वहां पे अपने स्क्वाड्रन GF-17 थंडर का भेजा है, विच इज अ पाकिस्तानी चाइनीज, दिस इज फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, नॉट F-16 का स्क्वाड्रन भेजा। तो ये सिंबलिज्म है, चाइनीज वेपन्स प्रोक्योरमेंट, टर्किश प्रोक्योरमेंट वेपन्स, ड्रोन्स जो हैं वो मुआहदे हो रहे हैं, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बिकॉज देखिए, अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इवन अ पार्टनर। दे लेफ्ट, ये जितनी भी अपनी जंगें और अपने अलायंसेस को उन्होंने मिडवे छोड़ा है, और अमेरिकन अलायंस जरूर कमजोर हुई है अमेरिकी बेवकूफियों की वजह से और जल्दबाजी की वजह से, और उसने एम्बेरस किया है पूरे जीसीसी को जब ये अटैक हुआ, बिकॉज वो लाइबिलिटी बन गया ना अमेरिका, कि भाई वो आप तो आए थे ईरान के खिलाफ, और जितने अमेरिकन बेसिस थे ये इसराइल के खिलाफ थोड़ी थे, ये ईरान के खिलाफ थे। और यहाँ पे ईरान को भी सोचना होगा कि 79 के 79 के बाद जब खुमैनी साहब आए, तो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने जो जिस तरह से आगे जाके फिर कॉन्ट्रा डील, आपको पता है इसराइलियों से भी वेपन लिए थे, इराक से जो है वो अपना जंग की, और जिस तरह से फलस्तीनी कॉज को हाईजैक किया उन्होंने, तो ये सब भूल गए कि 79 से पहले अरबों ने 3 जंगें इसराइलियों के खिलाफ लड़ी थी। तो ये पूरा तो आज जो बेसिस होने चाहिए थे इसराइल के खिलाफ, वो ईरान के खिलाफ बन गए, बिकॉज ऑफ द ईरानियन पॉलिसी, खुमैनी साहब की पॉलिसी, जिससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो तो वो एक इट्स अ मैस ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इसमें सेक्रेटेरियनिज्म भी बहुत बड़ा आता है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ही तकलीफ होती है कि जहां पे हमें आज बात करनी चाहिए थी कि इसराइल इज एनिमी नंबर 1, ईरान ने अब तक इसराइल पे अटैक नहीं किया। 82% to 85% ऑफ द ईरानियन अटैक्स वाज ऑन जीसीसी। अब वो जिस स्ट्रैटेजी के भी तहत हो, डाटा तो यही कहता है कि ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि अगर वो नहीं भी कर रहे एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, उन्हें पता है कि इसराइल पे करेंगे तो एक और छत्ता खोलेगा, और फिर इसराइल इन्हें नहीं छोड़ेगा। तो बट फिर इतनी बड़ी बातें भी नहीं करें कि ऑफ कोर्स वो करते हैं। तो आप देखिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और ये जो है इसमें कोई 24-25 मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और ये कोई सीधी बात नहीं है। चलें, तो लास्ट टू कंक्लूड, यू सी अ डील इन नेक्स्ट 5 days?
आई डू सी अ डील इन नेक्स्ट 5 days। एक्सटेंशन जो है वो होगी, इसे डील नहीं किया, इसे अंडरस्टैंडिंग के। डील 1 साल लगेगा कोई ना कोई एग्रीमेंट पे आने की वजह से। आप नाए हुरमस खुल जाएगा 5 दिनों में। जी, आई थिंक कोई मैकेनिज्म बनने जा रहा है, इसे टाइमलाइन से अटैच नहीं किए मेरे ख्याल से, बट ये एक्सटेंड हो जाएगा सीज फायर इनटू सम सॉर्ट ऑफ थिंग, और आपने हुर्मुज़ जरूर खुलेगा इन और इन अ अमेरिकन मंथ। ब्लॉकेट भी खत्म हो जाएगा। अमेरिकन ब्लॉकेट पहले जैसे ही खत्म हुआ था, इस बार भी खत्म होगा। जी बिल्कुल। और हुसीज बाबुल मंदब भी खोल देंगे। यस, बिल्कुल खोल देंगे, है ना। आई एम वेरी होपफुल। जी, थैंक यू वेरी मच अली कामरान यू जी, वेलकम। मच बात करने थैंक का, यू। आपसे बार बार बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली, थैंक यू, थैंक यू।